हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th अकाउंटेंसी का एक नया चैप्टर यानी कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर शुरू करने जा रहे हैं। ये चैप्टर गाइस बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। यहाँ से यानी कि इस चैप्टर से लगभग 10 से 12 मार्क का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का मतलब क्या होता है। देखो गाइस, जैसे मान लो एक पार्टनरशिप फॉर्म है, ठीक है। मान लो ये एक पार्टनरशिप फॉर्म है, इसमें दो पार्टनर ऑलरेडी काम कर रहे हैं जिनका नाम है ए एंड बी, ठीक है। दो पार्टनर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। अब ये दोनों चाहते हैं कि यार एक तीसरे पार्टनर को भी इस पार्टनरशिप फॉर्म में लाया जाए, ठीक है। ये लोग क्या चाहते हैं कि एक तीसरे पार्टनर को यानी कि सी, मान लो कोई पार्टनर है सी नाम का, इसको सोचते हैं कि इनको भी जो है इस पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिशन दिया जाए, ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? मतलब जब एक पार्टनरशिप फॉर्म पहले से ही चल रही है तो एक तीसरे पार्टनर की एंट्री क्यों कराई जाती है, यानी उसका एडमिशन क्यों कराया जाता है? तो देखो गाइस, इसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन कुछ जेन्युइन रीजन जो है मैं वो आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहला रीजन ये हो सकता है कि जैसे मान लो ये जो दो पार्टनर हैं यानी कि ए और बी, ये दोनों लोग मिलकर के बिजनेस को करना चाह रहे हैं, सॉरी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब ये चाहते हैं कि हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे, मतलब बिजनेस को बड़े लेवल पे लेकर जाएंगे, बिजनेस बड़ा होगा, ठीक है, तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। लेकिन समस्या ये है कि अगर ये मान लो बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो आप सभी को पता है बिजनेस को अगर एक्सपेंड करना है तो उसके लिए एक्स्ट्रा कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो समस्या ये है कि वो एक्स्ट्रा कैपिटल इनके पास है नहीं, ठीक है। तो अब ऐसे में ये लोग सोच रहे हैं कि यार अगर हम किसी तीसरे बंदे को अपने पार्टनरशिप फॉर्म में ले आते हैं तो वो बंदा अपने घर से कुछ पैसा भी लेकर के आएगा, मतलब कुछ कैपिटल भी लेकर के आएगा, जो हमारे सामने पैसे वाली प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी और हमारा बिजनेस भी क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा, ठीक है। तो एक रीजन ये हो सकता है कि बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते हैं, उसके लिए एक्स्ट्रा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो एक्स्ट्रा कैपिटल कोई तीसरा बंदा लेकर के चला है, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, तीसरे बंदे को एडमिशन देते हैं। दूसरी प्रॉब्लम ये हो सकती है या दूसरा रीजन ये हो सकता है, देखो आज के दिन आज की डेट में गाइस क्या होता है कि टेक्नोलॉजी का जमाना है, एआई का जमाना है, ठीक है। तो मान लो ये जो दो पार्टनर हैं ये पुराने जमाने के हैं, इनको टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ पता नहीं है, जिसकी वजह से इनको बिजनेस करने में बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। तो ये लोग सोचेंगे कि यार चलो एक कोई ऐसा बंदा हायर करते हैं, ठीक है, या फिर ढूंढते हैं जिसके पास टेक्नोलॉजी का अच्छा खासा नॉलेज हो, एआई का नॉलेज हो, ठीक है। तो वो फिर क्या करते हैं, एक तीसरे बंदे को ढूंढते हैं जिसके पास सारी चीजें, मतलब सारी टेक्नोलॉजी का ज्ञान हो। तो मान लो वो इंसान सी है, तो इससे कहते हैं भाई एक काम करो, तुम मेरे बिजनेस में यानी कि मेरी पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिशन ले लो, ठीक है, और हम सभी लोग मिलकर के बिजनेस करेंगे, जो भी प्रॉफिट होगा उसको आपस में बांट लेंगे। तो सी कहता है चलो ठीक है, मैं आ जा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब कोई तीसरा बंदा, ठीक है, जब कोई तीसरा बंदा किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म में इंटर करता है, एडमिट करता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। तो देखो यही सारी बातें यहाँ पे मैंने लिख रखा है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31, याद रखना इस सेक्शन को, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लेता है। तो कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अ पर्सन कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर। मतलब अगर एक पार्टनरशिप फर्म को एडमिशन लेना है, ठीक है, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 जिसमें एक सेक्शन है, सेक्शन का नाम है क्या, सेक्शन 31, उसमें ये लिखा गया है कि एक पार्टनर्स को, मतलब एक तीसरे पार्टनर को हम पार्टनरशिप फर्म में कैसे एडमिशन दे सकते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, इफ इट इज एग्रीड इन पार्टनरशिप डीड, यानी अगर पहले से ही पार्टनरशिप डीड में ये बात मेंशन है कि हाँ अगर इन फ्यूचर कभी भी हमें किसी तीसरे बंदे की जरूरत होगी, तीसरे पार्टनर की जरूरत होगी या किसी नए पार्टनर की जरूरत होगी, तो हम उसको पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिशन दे देंगे, तो फिर हो जाएगा, कोई बात नहीं है, ठीक है। और सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है गाइस, क्या लिखा है पढ़ते हैं, इसमें लिखा है इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी अगर मान लो पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, पहले से पार्टनरशिप डीड में इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि कोई मतलब जो थर्ड पर्सन है वो आ सकता है या नहीं आ सकता है, तो फिर कह रहा कि इफ ऑल द पार्टनर्स एग्री टू एडमिट हिम, तो इस केस में क्या होगा, अगर किसी तीसरे पार्टनर को पार्टनरशिप फॉर्म में एंट्री करानी है, एडमिट कराना है, एडमिशन लेना है, तो ऐसे में सारे पार्टनर्स की, यानी पुराने जितने भी पार्टनर होंगे पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर, उन सभी पार्टनर की कॉन्सेंट लेनी बहुत जरूरी है, मतलब उनका एग्री होना बहुत जरूरी है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल किसी पार्टनरशिप फॉर्म में पहले से 10 लोग हैं, ठीक है, और हम एक नए पार्टनर का एडमिशन ले रहे हैं, और मान लो उन 10 में से 9 लोग तो तैयार हैं कि ठीक है ले लो कोई बात नहीं, लेकिन एक बंदा कह रहा है, एक पार्टनर कह रहा है नहीं इसका एडमिशन नहीं हो सकता,
ठीक है, तो फिर आप नहीं करा सकते। कहने का मतलब यह है कि पुराने जो पार्टनरशिप फर्म होगी पुरानी वाली, उसमें जितने भी पार्टनर होंगे, ठीक है, उन सारे पार्टनर की सहमति जरूरी है, तभी हम किसी नए पार्टनर का एडमिशन ले सकते हैं। ये बात कह रहा है बी पॉइंट, ठीक है, समझ में आ गया। ओके इसके बाद देखो लिखा हुआ है आफ्टर एडमिशन, यानी एडमिशन कराने के बाद न्यू पार्टनर गेट्स द फॉलोइंग 2 राइट्स, यानी जब एक नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन ले लेता है तो उसको 2 राइट मिलते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, यानी फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होगा उसमें नए पार्टनर को भी शेयर दिया जाएगा। ये पहला राइट मिलता है किसको, नए पार्टनर को। सेकंड पॉइंट में कह रहा है कि राइट टू शेयर असेट्स ऑफ द फर्म। अब अगर मान लो कोई तीसरा पार्टनर आता है, मतलब कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में आता है, तो पार्टनरशिप फर्म के पास जितनी भी असेट्स होती हैं उनमें नए पार्टनर का भी शेयर बन जाता है, ठीक है। इसके बाद फिर देखो नीचे लिखा हुआ कह रहा एट द सेम टाइम ही बिकम्स लायबल फॉर लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस इनकर्ड आफ्टर हिज एडमिशन एंड एनी लॉस इनकर्ड बाय द फर्म। इसका मतलब यह हुआ, इसके कहने का मतलब यह है कि जब एक नया पार्टनर एडमिशन ले लेगा, एडमिशन लेने के बाद अगर कोई भी लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म में इनकर करती है तो उस लाइबिलिटी में नया पार्टनर भी भागीदार होगा, ठीक है। या फिर अगर इन फ्यूचर, मतलब जब नया पार्टनर एडमिशन ले लिया, उसके एडमिशन लेने के बाद अगर फर्म में कोई भी लॉस होता है तो उस लॉस में, ठीक है, जो नया पार्टनर है उसका भी हिस्सा होगा, यानी उसको भी लॉस बियर करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही, फिर से समझा रहा हूं। जब एक नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन लेता है तो उसके बाद अगर कोई भी लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म में क्रिएट होती है तो उसमें नया वाला पार्टनर भी भागीदार होगा। दूसरी चीज, अगर नया पार्टनर एडमिशन ले लेता है उसके बाद कोई भी लॉस होता है फर्म में तो उस लॉस में नए पार्टनर का भी शेयर होगा, मतलब उसको भी बियर करना पड़ेगा, जो भी पीएसआर होगा, ठीक है, समझ गए। अच्छा इसके बाद फिर कह रहा है कि न्यू पार्टनर कंपनसेट द एग्जिस्टिंग पार्टनर हु सैक्रिफाइस देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन हिज फेवर, ठीक है। द अमाउंट द पेज अगेंस्ट दिस सैक्रिफाइस इज नोन एज प्रीमियम फॉर गुडविल। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात लिखी हुई है और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझने की जरूरत है। आइए समझाते हैं इसको। देखो होता क्या है गाइस, यहाँ देखो मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ। होता क्या है, जैसे मान लो एक पार्टनरशिप फर्म है, देखो ये मान लो एक पार्टनरशिप फर्म है और इसमें 3 पार्टनर हैं। अब एक बात बताओ, अगर इसमें कोई नया पार्टनर एंट्री करेगा, भाई जो पार्टनरशिप मान लो पहले से चल रही है जिसमें ऑलरेडी 3 पार्टनर हैं, अगर इसमें कोई चौथा पार्टनर आएगा, हम देखो यहाँ क्योंकि 3 पहले से ही है तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई चौथा पार्टनर आएगा तो चौथे पार्टनर के आने से क्या होगा बताओ, पुराने पार्टनर के ऊपर क्या असर पड़ेगा, ये दुखी होंगे। सर दुखी क्यों होंगे, क्योंकि अब इनको क्या करना होगा, ये जितना शेयर पहले पा रहे थे प्रॉफिट में अब उतना शेयर इनको नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि कुछ प्रॉफिट अब इनको क्या करना पड़ेगा, नए वाले पार्टनर को भी देना पड़ेगा। यानी ये जो पार्टनर्स हैं, तीनों पार्टनर, इन्हें नए वाले पार्टनर के फेवर में कुछ प्रॉफिट का शेयर अपने हिस्से में से क्या करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो पुराने पार्टनर होंगे इनको क्या होगा, दुखी होंगे, इनको अच्छा नहीं लगेगा। तो जो नया वाला पार्टनर होगा ये क्या बोलेगा कि देखो भाई आप लोग दुखी मत होइए, हाँ मुझे पता है कि मेरे एडमिशन होने के बाद क्योंकि अब मुझे भी प्रॉफिट में शेयर मिलेगा तो आप लोगों का जो पहले शेयर हुआ करता था उसमें थोड़ा सा कमी आएगी, मतलब आप मेरे को सैक्रिफाइस करेंगे, ठीक है। तो डोंट वरी, जितना भी आप मेरे फेवर में सैक्रिफाइस करेंगे उसको मैं कंपनसेट करने के लिए आपको 20,000 रुपया दे देता हूं। बात समझ रहे हो। जैसे मान लो 3 पार्टनर हैं, ठीक है, मान लो पहले 6 रुपए का प्रॉफिट होता था, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, और 2-2 रुपया ये तीनों ले रहे थे। लेकिन जब एक नया पार्टनर आएगा, चौथा पार्टनर, तो अब उसको भी इस 6 रुपए में से प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो इनके प्रॉफिट में, यानी जो पुराने पार्टनर होंगे इनके प्रॉफिट में कमी आएगी, मतलब पहले जितना पा रहे उतना आप तो नहीं पाएंगे क्योंकि आप अपने ही हिस्से में से ये नए पार्टनर को भी प्रॉफिट देंगे, प्रॉफिट में शेयर देंगे, ठीक है। तो इनको क्या करना पड़ेगा, पुराने जो पार्टनर हैं उनको अपने शेयर में से कुछ ना कुछ शेयर सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तो ये दुखी होंगे, ठीक है। लेकिन जो नया पार्टनर होगा वो बोलेगा भाई आप लोग दुखी क्यों हो रहे हो, ठीक है, मुझे पता है आप मेरे फेवर में अपने हिस्से में से कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हो, तो डोंट वरी, जितना भी आप सैक्रिफाइस कर रहे हो आप लोग, उसके बदले में मैं आपको कंपनसेट करना चाहता हूं, यानी मैं आपको ये लो 20,000 रुपया दे रहा हूं, ठीक है। मतलब इनके कहने का ये होगा, जो नया पार्टनर होगा वो ये कहना चाहेगा कि अगर आप तीनों लोग मिल करके मुझे 20,000 दे रहे हो, ठीक है, अपने पीएसआर में, तो उसी पीएसआर में मैं आपको क्या करता हूं, 20,000 रुपया दे देता हूं और आप लोग क्या करेंगे, बांट लेंगे। मतलब जितना जितना आप मुझे सैक्रिफाइस कर रहे हो आप तीनों, उतना उतना पैसा आप ले लो, मैं पहले से ही ला करके आपको 20,000 रुपया नगद के फॉर्म में दे देता हूं।
तो सर अब यहाँ समझना क्या है, समझना बच्चे ये है कि जो नया पार्टनर होगा, ठीक है, वो कंपनसेट करने के लिए, इन तीनों पार्टनर को कंपनसेट करने के लिए जो अमाउंट देता है, उस अमाउंट का एक स्पेशल नाम होता है, ठीक है। और नाम क्या होता है, तो उसका नाम होता है गाइस प्रीमियम फॉर गुडविल। यहाँ देखो लिखा हुआ ना, प्रीमियम फॉर गुडविल। फिर से समझो, देखो अगर कोई नया पार्टनर आता है तो जाहिर सी बात है पुराने पार्टनर को क्या करना पड़ेगा, अपने शेयर में से कुछ ना कुछ शेयर सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस सैक्रिफाइस के लिए, मतलब ये जो तीन पार्टनर हैं, ये जो अपने हिस्से में से सैक्रिफाइस करेंगे तो उसको कंपनसेट कौन करेगा, नया पार्टनर, ठीक है। तो नया पार्टनर जब आएगा तो अपने साथ कंपनसेट करने के लिए कुछ अमाउंट लेकर के आएगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं अगर जाऊंगा तो मुझे भी पुराने वाले जो पार्टनर होंगे वो अपने हिस्से में से कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करेंगे, तो उसको कंपनसेट करने के लिए नया वाला पार्टनर कुछ अमाउंट लेकर के आता है। और जो भी अमाउंट लेकर के आता है उसको एक स्पेशल नाम से जानते हैं, जिसका नाम होता है प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। आई होप, अच्छा अब बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन ये होगा कि सर ये 20,000 जो लाएगा वो तो गुड कैपिटल होगा, नहीं, कैपिटल तो वो अलग से लाएगा। देखो यहाँ पे लिखा ना, पूंजी जो है, जैसे मान लो 1,00,000 रुपया वो अलग से बिजनेस में ला करके इन्वेस्ट करेगा, देगा, ठीक है, कैपिटल का अमाउंट अलग से लाएगा। लेकिन उसके आने से पुराने पार्टनर के हिस्से में जो कमी आती है, जो सैक्रिफाइस वो लोग करते हैं, उसको कंपनसेट करने के लिए नया पार्टनर अलग से एक अमाउंट लेकर के आता है। जैसे यहाँ बोलना ना कि 20,000 में अलग से लाऊंगा, तो ये जो 20,000 रुपया लाएगा नया वाला पार्टनर, इसको बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। देखो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है गाइस, मैं अब आपको रीड करके दिखाता हूं तो आपको समझ में आएगा। देखो लिखा, न्यू पार्टनर कंपनसेट्स द एग्जिस्टिंग पार्टनर हु सैक्रिफाइस देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इन हिज फेवर, यानी जो सैक्रिफाइस करेंगे पुराने पार्टनर किसके फेवर में, सी के फेवर में, यानी कि नए वाले पार्टनर के फेवर में, तो इसलिए द अमाउंट ही पेज, यानी जो नया पार्टनर होगा वो एक अमाउंट पेश करेगा अगेंस्ट दिस सैक्रिफाइस, क्योंकि पुराने वाले पार्टनर क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं। और जो भी अमाउंट लेकर के आएगा नया वाला पार्टनर, उसको किस नाम से जाना जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। तो गाइज आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रीमियम फॉर गुडविल का मतलब क्या होता है, ठीक है। आइए इसके बाद नेक्स्ट हम कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है। देखो यहां पे लिखा हुआ है, कह रहा कि व्हेन न्यू पार्टनर एडमिट्स, यानी कि जब एक पार्टनरशिप फॉर्म में एक नया पार्टनर एडमिशन लेता है, एडमिट होता है, तो कह रहा इट इज नेसेसरी, तो ये जरूरी है, ये कंपलसरी है, टू रिवैल्यू असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द फॉर्म। यानी अगर एक नया पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिशन लेता है तो उस समय कानूनन, ठीक है, कानूनन ये जरूरी होता है कि फर्म के पास जितनी भी असेट और जितनी भी लायबिलिटीज है उसका फिर से रिवैल्यूएशन किया जाए, बिकॉज एक्चुअल वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज में वेरी, देखो वेरी लिखा है, वेरी नहीं लिखा, वेरी, वैल्यू का मतलब डिफर फ्रॉम बैलेंस शीट वैल्यू, एंड न्यू पार्टनर शुड नॉट सफर बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन असेट्स, नॉर ही शुड बी बेनिफिटेड बाई इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स। अब इसका क्या मतलब है, इसको भी मैं एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहता हूं, आपको बहुत आसानी से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, बस आप मेरी बात को ध्यान से सुनते रहिए, ठीक है। जैसे मान लो ये एक बैलेंस शीट है गाइस, क्या है, एक बैलेंस शीट है, ठीक है, और ये तीन पार्टनर हैं, मतलब जो पार्टनर हैं, तीन पार्टनर थे ना, मान लो कोई पुरानी पार्टनरशिप फॉर्म थी जिसमें तीन पार्टनर थे, इनकी ये बैलेंस शीट है, इनके बिजनेस की ये बैलेंस शीट है, जिसमें दो असेट्स आपको दिख रही है, एक तो मशीन 1,00,000 रुपए की और फर्नीचर दिख रहा है 60,000 का। तो जब कोई नया पार्टनर, ये देखो एक नया पार्टनर है, जब एक नया पार्टनर इस पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिशन लेगा तो उस समय कानूनन ये कंपलसरी होता है, नेसेसरी होता है, जरूरी होता है कि फर्म के पास जो भी असेट्स हैं, जो भी लायबिलिटीज हैं, उसका फिर से रिवैल्यूएशन किया जाए। क्यों, देखो जैसे मान लो, रिवैल्यूएशन पहले मैं करके बता रहा हूं, जैसे मान लो जब ये पार्टनर एडमिशन ले रहा है, ठीक है, तो उस समय देखा गया कि जो मशीन हमारे पास 1,00,000 की थी उसकी मार्केट वैल्यू कितना है, तो 50 पता चला 1,20,000। इसका मतलब ये हुआ कि 20,000 से मशीन की वैल्यू बढ़ गई। फिर फर्नीचर के बारे में पता किया गया कि फर्नीचर जो हमारे पास है उसकी आज मार्केट में क्या वैल्यू है, तो पता चला 70,000, यानी कि 10,000 फर्नीचर की भी वैल्यू में वृद्धि हो गई, ठीक है। तो टोटल बढ़ोतरी कितने की हुई, 20,000 बढ़ा किसमें, मशीन में, और फर्नीचर की वैल्यू में कितना इंक्रीमेंट का, 10,000। तो टोटल जो प्रॉफिट हो रहा है रिवैल्यूएशन करने पर गाइस, वो हो रहा 30,000 का। अब एक बात ईमानदारी से बताओ, खुद अपने माइंड से सोच करके बताओ, ये जो 30,000 का बेनिफिट हुआ, क्या ये 30,000 के इस 30,000 के बेनिफिट में नए हिस्से का कोई नए पार्टनर का कोई योगदान है, यानी इसको भी इस 30,000 के प्रॉफिट में इसको भी कोई शेयर मिलना चाहिए,
बताओ नहीं। क्यों? क्योंकि आज के पहले, यानी आज के पहले जब अभी तो ये नया नया एडमिशन ले रहा है, इसके पहले इसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, सारी मेहनत सारी एफर्ट्स किसकी है? इन तीनों की है। तो इसीलिए क्या होता है कि जब एक नया पार्टनर एडमिशन करता है तो उस समय ये जरूरी होता है कि जो पुराने पार्टनर हैं या जो पुरानी पार्टनरशिप फर्म है उसके पास जितनी भी असेट्स एंड लायबिलिटीज है उनका रिवैल्यूएशन किया जाए, और रिवैल्यूएशन करने पर या तो फायदा होगा या तो नुकसान होगा। अगर फायदा होगा तो उसमें नए पार्टनर को कुछ भी नहीं मिलेगा, और अगर नुकसान होगा तो उस नुकसान में भी इसकी कोई हिस्सेदारी नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि ये तो अभी नया नया ज्वाइन कर रहा है ना, तो इसका इसमें कोई योगदान नहीं है। ठीक है, देखो अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या हो सकता है? अगर ऐसा नहीं होता, मान लो अगर रिवैल्यूएशन न किया जाए तो क्या होगा? भविष्य में डिस्प्यूट हो जाएगा भाई। अगर मान लो ये लोग रिवैल्यूएशन आज नहीं करते हैं और अगर ये इंटर कर गया, फिर 1 साल के बाद मान लो रिवैल्यूएशन किया जाता है, तो जो भी रिवैल्यूएशन करने पर प्रॉफिट या लॉस आया, मान लो प्रॉफिट आया, तो फिर नया वाला पार्टनर भी मांगने लगेगा। तो पुराने वाले बोलेंगे कि नहीं भाई, हम तुमको क्यों दें, तुम तो अभी नए नए आए थे, 1 साल हुआ, हम पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं। तो आपस में डिस्प्यूट क्रिएट होगा। तो कोई भी डिस्प्यूट हमें क्रिएट नहीं करना है। हम पूरे पार्टनरशिप में क्या करेंगे, अगर पार्टनर के बीच में कोई भी डिस्प्यूट क्रिएट होने जा रहा है तो उसको हमें खत्म करना है। तो अगर ये पार्टनर एडमिट कर रहा है, ठीक है, तो उस समय हमें क्या करना होगा? फर्म के पास जो भी एसेट एंड लायबिलिटीज होगी उसका रिवैल्यूएशन करेंगे, और रिवैल्यूएशन करने पर अगर एसेट की वैल्यू बढ़ती है, मतलब प्रॉफिट होगा, तो वो प्रॉफिट पुराने पार्टनर आपस में बांट लेंगे। नए पार्टनर को उसमें कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। हाँ, अगर मान लो लॉस होता है तो लॉस भी पुराने ही पार्टनर बांटेंगे। ऐसा नहीं कि नए वाले को दे देंगे, नहीं भाई, जब नए वाले को तुम बेनिफिट नहीं दे रहे हो, प्रॉफिट में हिस्सा नहीं दे रहे हो, तो फिर लॉस कैसे दे सकते हो? ठीक है, तो यही बात देखो यहाँ पे लिखी हुई है। आई होप अब आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पे लिखा व्हेन न्यू पार्टनर एडमिट्स, यानी जब नया पार्टनर एडमिट करता है, इट इज नेसेसरी, तो ये जरूरी हो जाता है टू रिवैल्यू असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द फर्म बिकॉज एक्चुअल वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज में वेरी फ्रॉम बैलेंस शीट। यानी जो एक्चुअल वैल्यू बैलेंस शीट में होगी वो आज की डेट में, यानी जिस डेट को नया पार्टनर एडमिशन ले रहा उस डेट से जब कंपैरिजन किया जाएगा तो उसकी वैल्यू में या तो बढ़ोतरी होगी यानी बढ़ेगी या तो घटेगी। वही लिखा देखो वैल्यू, एंड न्यू पार्टनर शुड नॉट सफर बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन एसेट्स। मतलब अगर नया पार्टनर आ रहा उस समय जब रिवैल्यूएशन हो रहा, रिवैल्यूएशन करने पे मान लो लॉस हो गया, मान लो किसी एसेट की वैल्यू में रिडक्शन हो गया, तो उसमें जो नया पार्टनर होगा उसका कोई भी शेयर नहीं होगा, मतलब वो कोई भी लॉस वो सफर नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि वो अभी नया नया आ रहा। या फिर ऐसा भी हो सकता है, आगे लिखा ना, नॉर ही शुड बी बेनिफिटेड बाय इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स। और मान लो अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है, उसके आने से असेट की वैल्यू बढ़ गई, बढ़ने का मतलब प्रॉफिट हो गया, तो उस प्रॉफिट में ये बेनिफिटेड भी नहीं होंगे। कौन? नया पार्टनर, उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि वो अभी बिल्कुल नया नया आ रहा है, उसका पहले से कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक है, तो आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी एक बार मैं फिर से ब्रीफ से समझाना चाहता हूं। देखो, अगर कभी भी नया पार्टनर आता है तो उस समय ये जरूरी है, कानूनन ये जरूरी होता है कि फर्म के पास जितनी भी असेट जितनी भी लायबिलिटी उसका रिवैल्यूएशन किया जाए। हाँ, अगर रिवैल्यूएशन करने पर लॉस होता है तो नया वाला पार्टनर उसमें कुछ भी सफर नहीं करेगा, मतलब उसको कोई भी लॉस बियर नहीं करना है। हाँ, अगर मान लो रिवैल्यूएशन करने पर प्रॉफिट होता है तो फिर प्रॉफिट में भी हिस्सा उसको नहीं मिलेगा नए वाले पार्टनर को। ठीक है, भले वो अगर मान लो मांगेगा, वैसे वो मांगेगा ही नहीं क्योंकि वो तो अभी अभी आ रहा है। ठीक है, उसको अभी क्या मतलब है। ठीक है, हाँ, उसके आने के बाद अगर मान लो फिर असेट की वैल्यू में बढ़ोतरी होती है यानी प्रॉफिट होता है तो उसको मिलेगा, या फिर लॉस होता है तो वो लॉस भी बियर करेगा। ठीक है, लेकिन उसके आने के पहले रिवैल्यूएशन करने पर जो भी प्रॉफिट या जो भी लॉस होगा उसमें नए पार्टनर का कोई भी योगदान नहीं होगा, ना तो उसको लॉस में हिस्सा मिलेगा ना तो प्रॉफिट में। ठीक है, आई होप अब आप समझ गए होंगे। चलो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम समझते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ इफेक्ट्स ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, यानी जब एक पार्टनरशिप फर्म में एक नया पार्टनर एडमिशन लेता है तो क्या इफेक्ट आता है। ठीक है, देखो पहला पॉइंट लिखा हुआ है ओल्ड पार्टनरशिप कम्स टू एंड, यानी जो पुरानी वाली पार्टनरशिप है वो खत्म हो जाती है, एंड न्यू पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, और एक नई पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आ जाती है, और इसी को बोला जाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। ठीक है, मैंने क्या कहा, जब एक नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन लेता है तो जो पुराना एग्रीमेंट होता है वो टूट जाता है और एक नया एग्रीमेंट बनाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म बोलते हैं। हाउएवर बिजनेस ऑफ द फर्म कंटिन्यूज। देखो एग्रीमेंट टूटता है, अगर एक नया पार्टनर आया तो एग्रीमेंट टूटेगा, ऐसा नहीं कि बिजनेस बंद हो जाएगा, नहीं, बिजनेस तो एज इट इज चलता रहेगा जैसे पहले चल रहा था। ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखा हुआ है न्यू पार्टनर विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट और लॉसेस इन एग्रीड रेशियो। जब एक नया पार्टनर आएगा
ठीक है, तो एक नया रेशियो बनेगा सबको मिला करके, ठीक है, और जो भी पीएसआर बनाया जाएगा उस टाइम आगे फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होगा उसी एग्रीड रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये कहने का मतलब है सिंपल सा सेकंड पॉइंट। ठीक है, थर्ड पॉइंट में कह रहा है कि असेट्स एंड लायबिलिटीज आर रीवैल्यूड एंड एनी गेन आर लॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि जब नया पार्टनर आएगा, ठीक है, तो उसके आने के बाद अगर असेट एंड लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन किया जाता है तो उसको रिवैल्यू करने पर अगर कोई भी लॉस या फिर कोई भी गेन होता है तो जो ओल्ड पार्टनर होंगे उसको आपस में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। यानी जब कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिशन लेता है तो ऐसी कौन कौन सी एडजस्टमेंट है जो करनी पड़ती है। तो पहला मतलब एक तरीके से मैं कह सकता हूँ यहाँ से मैं ये बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन से टॉपिक कवर हैं इस चैप्टर के अंदर। देखो, अगर एक नया पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिशन लेता है तो पहला काम क्या करना होगा, कंप्यूटेशन ऑफ न्यू एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्योंकि जाहिर सी बात है जब नया पार्टनर कोई आएगा तो पुराने वाले पार्टनर कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करेंगे, तो इसलिए आपको सैक्रिफाइस निकालना पड़ेगा, और जब वो सैक्रिफाइस कर देंगे तो फर्दर उनका नया रेशियो भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल निकालना पड़ेगा, जैसे आपने चेंज इन पीएसआर वाले चैप्टर में पढ़ा था। थर्ड जो टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन, यानी आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बना करके गेन या फिर लॉस का भी पता लगाना होगा। फोर्थ टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व एंड फिक्टिशियस असेट्स, यानी रिजर्व और फिक्टिशियस असेट्स के भी एडजस्टमेंट करने हैं। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट, ठीक है, इफ एनी, और यही नहीं आपको बैलेंस शीट भी बनानी होगी। ठीक है, तो ये सब अभी तक जो मैंने डिस्कस किया ये थी थ्योरेटिकल बातें। ठीक है, एक एडमिशन यानी जब एक नया पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिशन लेता है तो उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट थ्योरी थी वो मैंने डिस्कशन कर दिया। आइए अब क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, पहला जो टॉपिक था वो हम करते हैं। पहला टॉपिक क्या था, कंप्यूटेशन ऑफ न्यू एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, यानी पहला टॉपिक यहाँ से हम शुरू करने जा रहे हैं। देखो, पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं आपके बुक जो डीके गोयल की बुक है उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए। देखो कह रहा है ए एंड बी। अच्छा, एक चीज मैं पहले बता दे रहा हूं, यहां मैं आपको कोई फार्मूला नहीं बताऊंगा कि ठीक है कि ये वाला जैसे चेंज इन पीएसआर में मैंने आपको एक फार्मूला बता दिया था गेनिंग का और सैक्रिफाइस का, तो उस फार्मूले से आप निकाल लेते थे। तो इस चैप्टर में निकालना तो वही है, सैक्रिफाइसिंग न्यू रेशियो वगैरह ही निकालना है, लेकिन यहाँ पे मैं कोई फिक्स फार्मूला नहीं बताऊंगा कि इसको रट लीजिए और सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, नहीं, क्योंकि क्वेश्चन की जो वैरायटी है ना यहाँ पे अलग अलग है। हर क्वेश्चन आप देखोगे लगभग अलग अलग आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए हर क्वेश्चन में आपको अलग अलग फार्मूला अप्लाई करना पड़ सकता है, तो इसलिए कोई फिक्स फार्मूला मैं आपको नहीं दूंगा। ठीक है, हाँ, लैंग्वेज को समझना है, हर क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए। देखो इसमें कह रहा है कि ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3। ये इनका ओल्ड रेशियो हो गया। कह रहा है कि सी इज एडमिटेड टू द पार्टनरशिप, यानी एक नया पार्टनर कौन, सी एडमिशन ले रहा फॉर 1/4 शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट। ठीक है, फ्यूचर प्रॉफिट में कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, देखो इसमें वैसे तो सिर्फ न्यू रेशियो पूछा है, लेकिन हम आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकाल करके समझाएंगे और उससे एक कंक्लूजन निकालेंगे, शायद वो आपको समझ में आएगा, आगे आपको काम देगा। ठीक है, तो देखो इसका सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले आप लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ न्यू एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, देखो बहुत ही आसानी से आपको सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, डोंट वरी। आपको क्या करना है, टेबल बनाना है। टेबल में सबसे पहला कॉलम आप पार्टनर का बनाएंगे। ठीक है, टोटल जो पार्टनर होंगे इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, उनके नेम लिखना है, जैसे ए, बी और सी, 3 पार्टनर है इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर। ठीक है, फिर इसके बाद ओल्ड रेशियो लिखेंगे। ओल्ड रेशियो ए का कितना था, देखो इनका रेशियो था 5:3, तो इनकी जब फ्रैक्शन बनाएंगे तो 5/8 बनेगा और 3/8 बनेगा। ठीक है, और सी का तो अभी कोई ओल्ड रेशियो है नहीं। ठीक है, क्योंकि अभी नया नया आ रहा है तो उसको यहाँ डैश कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है, देखो नीचे आपको एक वर्किंग नोट करना है। ठीक है, देखो वर्किंग नोट क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है लेट द टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1, यानी पूरे फर्म के प्रॉफिट को हमें 1 मान लेना है। ठीक है, इसके बाद जो नया शेयर जो नया पार्टनर आ रहा है यानी किसी, उसका नया शेयर कितना है 1/4। ठीक है, तो अब जो टोटल प्रॉफिट होगा फर्म का उसी में से तो मिलेगा ना नए पार्टनर को। हाँ, उसके बाद नए पार्टनर को देने के बाद मतलब जो टोटल प्रॉफिट होगा फर्म का उसमें से नए पार्टनर का जो शेयर होगा उसको देने के बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा वो किसका होगा, ओल्ड पार्टनर का होगा। तो आपको क्या करना, ऐसे लिखना बिल्कुल, लेट द टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। सर 1 क्यों लेते हैं और कुछ नहीं ले सकते? गाइस देखो क्या है ना, 1 जैसे इसका रेशियो क्या था, इसमें 5:3 था
है ना। अगर इसकी फ्रैक्शन बनाए तो 5/8 और 3/8 बनेगा। तो इनको अगर हम जोड़ें तो ये हो जाएगा 8/8 और इसको सॉल्व करेंगे तो 1 ही तो आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम प्रॉफिट को क्या मान रहे हैं, 1 मान रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या माना, टोटल प्रॉफिट को 1 माना। सी का जो नया शेयर है 14 है। इसके बाद आपको क्या करना है, रिमेनिंग शेयर कैलकुलेट करना है, रिमेनिंग शेयर फॉर ओल्ड पार्टनर। ठीक है, देखो रिमेनिंग शेयर फॉर ए एंड बी, 1 में से 1/4 यानी जो नया शेयर है, जो नया पार्टनर है उसको जो शेयर दिया जा रहा है वो माइनस कर देंगे। तो 1 में से 1/4 को अगर माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 3/4। और ये 3/4 किसका हो जाएगा, ए और बी यानी जो रिमेनिंग पार्टनर है, जो ओल्ड पार्टनर है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि ये जो रिमेनिंग शेयर है ए और बी जिसको लेंगे 3/4, इसको किस रेशियो में लेंगे, पूरे क्वेश्चन में कहीं इस बात का कोई जिक्र नहीं है। तो जब कहीं मतलब जो रिमेनिंग शेयर निकल के आएगा, अगर उसको ओल्ड पार्टनर किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसके बारे में क्वेश्चन में कोई भी स्पष्ट निर्देश नहीं दिया गया। तो हमेशा याद रखना, रिमेनिंग शेयर को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में लेंगे। ठीक है, क्या कहा मैंने रिमेनिंग शेयर को, रिमेनिंग पार्टनर है कि ओल्ड पार्टनर हमेशा किस रेशियो में लेंगे, ओल्ड रेशियो में लेंगे। ठीक है, तो ये जो 3/4 है इसको आइए देखिए बांटते हैं पुराने पार्टनर में। देखो यहाँ पे देखो नया रेशियो 3/4 बचा हुआ था रिमेनिंग शेयर। ठीक है, और इनका ओल्ड रेशियो कितना था, 5/8। तो 3/4 का 5/8 अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 15/32 आ जाएगा। ठीक है, नया रेशियो हो जाएगा। इसी तरीके से बी का निकाल लेंगे। तो देखो रिमेनिंग शेयर कितना था, 3/4 और इनका ओल्ड रेशियो कितना है, 3/8। तो 3/4 का 5/8। ठीक है, 3/4 का 5/8 नहीं, ये यहाँ देखो गलती से 5 लिखा, यहाँ 3 लिख लेना क्योंकि ओल्ड रेशियो यहाँ देखो लिखा ना 3/8। तो 3/8 का 3/4 का 3/8 करेंगे तो ये आ जाएगा 3 3 जा 9 और 4 8 जा 32। ठीक है, 32। तो 9/32 आ जाएगा। ठीक है, फिर से समझो, देखो मैंने क्या कहा कि जो रिमेनिंग शेयर होगा, अगर इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं क्वेश्चन में दी है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन ओल्ड पार्टनर कैसे करेंगे, तो हमेशा ओल्ड रेशियो में करेंगे। तो रिमेनिंग शेयर कितना था, 3/4। ठीक है, और ए का ओल्ड रेशियो कितना है, 5/8। तो 3/4 का 5/8 कर लेंगे तो ये 15/32 हो जाएगा। इसी तरीके से बी का 3/4 का इनका ओल्ड रेशियो कितना, 3/8। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो 9/32 आ जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन में अब देखो क्वेश्चन में जो सी था, सी यानी कि जो नया पार्टनर है, इसका शेयर कितना बता रहा था, 1/4। अब क्योंकि हमें रेशियो निकालना है तो देखो ए का जो हमने रेशियो निकाला 15/32, इसका डिनोमिनेटर कितना है, 32। और बी का जो शेयर आया इसमें डिनोमिनेटर कितना है, 32। अब क्योंकि अगर हमें रेशियो निकालना है तो जितने भी पार्टनर होते हैं सबका डिनोमिनेटर सेम करना होता है। तो यहाँ देखो सी कितना था, सी का शेयर कितना था, 1/4। तो इसका डिनोमिनेटर भी 32 करने के लिए, 32 करने के लिए हमें क्या करना होगा, ऊपर नीचे यानी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 8 से यानी एक ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना जिससे कि 32 बन जाए। तो 8 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में तो ये निकल के आ जाएगा 8/32। अब देखो इसका भी डिनोमिनेटर 32 हो गया, इसका भी 32 हो गया और इसका भी 32 हो गया। ठीक है, तो बस अब आप न्यूमिनेटर ले लीजिए। तो पहले वाले ए के केस में न्यूमिनेटर में कितना, 15, तो यहाँ मैंने 15 लिख लिया। ठीक है, बी वाले केस में न्यूमिनेटर कितना, 9, तो यहाँ मैंने 9 लिख लिया। और सी वाले केस में कितना, यहाँ पर 8। तो रेशियो जो नया रेशियो निकल के आया गाइज वो कितना हो गया, 15:9:8। ठीक है, अच्छा अगर आपको चेक करना है कि आपका रेशियो सही है कि गलत है तो एक बात मैं बता दे रहा हूं, आप इससे आप चाहे तो नोट बना लीजिएगा इसकी। ठीक है, देखो जो डिनोमिनेटर होता है, ठीक है, सब तो जो डिनोमिनेटर होता है, देखो तीनों के केस में डिनोमिनेटर कितना है, इसकी वैल्यू कितना, 32। तो अगर जितना डिनोमिनेटर की वैल्यू होती है, जो टोटल डिनोमिनेटर की वैल्यू होती है, ठीक है, वो अगर तीनों पार्टनर का जो न्यूमरेटर है अगर उनका सम करने पर डिनोमिनेटर के बराबर आ जाए तो इसे माना जाएगा कि क्वेश्चन आपका सही है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू बता देता हूं। देखो आपका आंसर आया 15:9:8। ठीक है, यहां देखो हर चाहे हम पार्टनर ए की बात करें, चाहे पार्टनर बी की बात करें या पार्टनर सी की बात करें, सबके डिनोमिनेटर में कितना है, 32। तो जो रेशियो निकल के आएगा नया, अगर उनका सम डिनोमिनेटर के बराबर आ गया इसका मतलब क्वेश्चन सही है। तो देखो आप प्लस करो 15 + 9 कितना हो गया, 15 + 9 24, 24 + 8 कितना हो जाएगा, 32। ठीक है, और डिनोमिनेटर में भी कितना था, 32। इसका मतलब क्वेश्चन सही है। ठीक है, तो नया रेशियो समझ गए। अच्छा आइए अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं।
तो सबसे पहले हम ए का सैक्रिफाइस कैसे निकलेगा, देखो सैक्रिफाइस का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है। देखो ए का ओल्ड रेशियो कितना था 5/8, ठीक है। इसमें से उसने कितना सैक्रिफाइस कर दिया 15/32, तो 15/32 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इसमें एलसीएम कितना हो जाएगा 32। अब 8 चौक 32 और 8 चौक 32, 4 पंजे 20 और 32 से कम 32, 1 15 15, तो 20 - 15 यानी कि 5/32 आ जाएगा, ठीक है। ये सैक्रिफाइस रेशियो आ गया ए का। बी का निकाल लेंगे इसी तरीके से ओल्ड माइनस न्यू करके, ठीक है, सॉरी ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस करके, नहीं ओल्ड माइनस न्यू करके, हाँ सॉरी। तो ओल्ड देखो कितना है ए का, सॉरी बी का 3/8 है, और सैक्रिफाइस रेशियो यानी सॉरी न्यू रेशियो कितना है 9/32 आया था, तो 9/32 माइनस कर देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका आ जाएगा 3/32, ठीक है। तो इसका रेशियो आ जाएगा, अगर इसको हम रेशियो में कन्वर्ट करें तो डिनोमिनेटर तो सेम है दोनों का, ठीक है। देखो इसका भी 32 है, इसका भी 32 है, तो ये ऊपर वाला न्यूमरेटर ले लेंगे 5 और इसका न्यूमरेटर में कितना 3, तो इसका रेशियो आएगा 5/3, ठीक है। अच्छा 5/3 का मतलब क्या हुआ, इसको भी चेक कर सकते हो, मैंने बताया था ना अगर सैक्रिफाइस गेन के बराबर हो जाए। देखो इनका गेन कितना था, जो नया वाला पार्टनर था उनका गेन कितना हो रहा था 8/32, तो अगर हम इसको जोड़ें 5/32 प्लस 3/32, तो टोटल कितना हो जाएगा 8/32, यानी कि सैक्रिफाइस गेनिंग के बराबर है, ठीक है। तो देखो अगर आपको नया रेशियो चेक करना है कि आपका नया रेशियो सही है कि नहीं है, तो जो डिनोमिनेटर होगा अगर वो न्यूमरेटर का सम करने पर, मतलब सारे पार्टनर्स का न्यूमरेटर जो होगा उसको सम करने पर अगर डिनोमिनेटर के बराबर वैल्यू आ गई, इसका मतलब क्वेश्चन सही है। और अगर आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो चेक करना है कि वो सही है कि नहीं सही है, तो आपको क्या करना है, जो गेन है नए पार्टनर का जो गेन होगा, अगर वो जो सैक्रिफाइस करेंगे पार्टनर उनका सम, यानी जो टोटल सैक्रिफाइस होगा या फिर सैक्रिफाइस का जो सम होता है वो हमेशा गेन के बराबर होगा, या फिर जो गेन होता है वो सैक्रिफाइस के बराबर होगा, जैसा कि आपको दिख रहा है, ठीक है। अच्छा एक चीज और यहाँ पे समझो, एक कंक्लूजन हम निकालते हैं। यहाँ पे जो आपने सैक्रिफाइस रेशियो निकाला गाइस, वो कितना आया, देखो सैक्रिफाइस रेशियो आपने निकाला 5/3 आया। और एक बार जरा ध्यान से देखो क्वेश्चन में इनका जो ओल्ड रेशियो था वो भी कितना है 5/3 है, देख रहे हो 5/3 है। और हमने सैक्रिफाइस रेशियो निकाला तो भी कितना आया गाइस 5/3 आया। इसका मतलब ये हुआ, यहां से एक कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं, अगर क्वेश्चन में कभी भी जो रिमेनिंग शेयर होता है, जैसे मैंने बताया था ना, यहाँ हमने रिमेनिंग शेयर कैलकुलेट यहाँ पे हमने किया था ना, रिमेनिंग शेयर कितना आया था 3/4। तो अगर इस 3/4 को यानी कि जो रिमेनिंग शेयर होता है उसको ओल्ड पार्टनर किस रेशियो में बांटेंगे, इसके बारे में क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो इस केस में नया रेशियो तो आपको निकालना पड़ेगा, लेकिन सैक्रिफाइस रेशियो आपका हमेशा गाइस क्या आएगा ओल्ड रेशियो के बराबर आएगा। जैसे यहां देखो कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया था ना कि 3/4 यानी जो रिमेनिंग शेयर है इसको पुराने पार्टनर किस रेशियो में बांटेंगे, तो आपने नया रेशियो निकालना, वो तो निकालना पड़ेगा, लेकिन आप सैक्रिफाइस रेशियो ना भी निकालें तो काम चल जाएगा, क्योंकि अगर आप निकालेंगे भी ना तो हमेशा सैक्रिफाइस रेशियो किसके बराबर आएगा ओल्ड रेशियो के बराबर आएगा। देखो सैक्रिफाइस रेशियो यहाँ पे कितना आया था 5/3, और आपके क्वेश्चन में जो ओल्ड रेशियो दिया था वो भी कितना दिया है 5/3। तो एक कंक्लूजन यहां से निकल गया, अगर रिमेनिंग शेयर, ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर रिमेनिंग शेयर जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कि ओल्ड पार्टनर किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करें, अगर इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो हमेशा इस केस में क्या होगा, जो आपका ओल्ड रेशियो होगा उसी के बराबर सैक्रिफाइस रेशियो आएगा। तो आपको सैक्रिफाइस रेशियो निकालने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। आई होप आपको मेरी सारी बातें समझ में आ रही होंगी। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी। देखो इसमें कह रहा कि ए एंड बी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 21/9। सी वाज एडमिटेड ऑन 9/21 शेयर इन द प्रॉफिट, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो द पार्टनर्स, यानी नया रेशियो निकालना है, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही निकाल लेंगे। देखो आपको यहाँ सबसे पहले ऊपर लिखना है सोल्यूशन में कंप्यूटेशन ऑफ न्यू रेशियो, पार्टनर वाले नेम कॉलम में सबसे पहले पार्टनर का नेम ABC इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, ओल्ड रेशियो लिख लीजिए 21/9 था, तो इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे तो 21/30 और 9/30 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा था, अब इसका नया रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो सबसे पहले आप रिमेनिंग शेयर निकालेंगे, कैसे, सबसे पहले आप लेट द टोटल प्रॉफिट 1 मानेंगे, फिर 1 में से जो नया पार्टनर है उसका जो शेयर है, जो नया पार्टनर कौन था गाइस C था, उसका शेयर कितना था 9/21, तो रिमेनिंग शेयर निकालने के लिए 1 में से 9/21 माइनस कर देंगे, तो रिमेनिंग शेयर कितना आ जाएगा 12/21। अब एक बात बताओ, क्या इसको
जो पुराने पार्टनर है, जो ओल्ड पार्टनर है, इस रिमेनिंग शेयर को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ इस केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा, बताओ बताओ बताओ, तो आपका आंसर क्या होगा, जो ओल्ड रेशियो है। ओल्ड रेशियो कितना है, एक सेकंड गाइस, ओल्ड रेशियो कितना है 21:9, तो यही आपका सैक्रिफाइस आएगा। कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। लेकिन हाँ, नया रेशियो तो निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, जो रिमेनिंग शेयर है उसको ओल्ड रेशियो में। तो देखो रिमेनिंग शेयर कितना था 12/21 और ओल्ड रेशियो कितना ए का 21/30। तो 12/21 का 21/30 करेंगे, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 252/630 आ जाएगा, यानी 252/630 आ जाएगा। इसी तरीके से बी का निकाल लेंगे 12/21 का 9/30, इनका ओल्ड रेशियो कितना 9/30, तो ये आ जाएगा 108/630, ठीक है। और सी का रेशियो ऑलरेडी बता ही दिया था क्वेश्चन में, कितना, एक सेकंड, 9/21। लेकिन इसको डिनोमिनेटर अगर सेम करना है, देखो यहाँ डिनोमिनेटर 630 है, यहाँ भी 630 है, तो यहाँ भी 630 लाने के लिए आपको 30 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये आ जाएगा 270/630, ठीक है। तो ए और बी और सी का जो रेशियो बन जाएगा गाइस, वो क्या बनेगा, वो बनेगा 252 रेशियो 108 रेशियो 270। इसको 2 से काटेंगे तो 126 रेशियो 54 रेशियो 135 आएगा, ठीक है। अगेन 200 से काटेंगे तो 42 रेशियो 18 रेशियो 45 आ जाएगा। फिर अगेन इसको 2 से काटेंगे, ठीक है, तो आपका रेशियो आ जाएगा 14 रेशियो 6 रेशियो 15, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो 14 रेशियो 6 रेशियो 15, देखो एक बार आंसर चेक करो, सेम है ना, बुक में भी सेम आंसर दिया है, यहाँ पे देखो, इसका मतलब बुक वाले ने भी सही कर रखा है, ठीक है। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा गाइस। अगर किसी को कोई दिक्कत होती है वीडियो को, ठीक है, पीछे रिवर्स करके आप दोबारा देखिए क्वेश्चन को, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए, पी एंड क्यू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 4:3, ये ओल्ड रेशियो हो गया गाइस। फिर कह रहा है कि दे एडमिट आर, अब एक नया पार्टनर कौन है, आर, एज अ पार्टनर फॉर 1/7 शेयर इन प्रॉफिट विच ही एक्वायर। अब यहाँ देखो कह रहा है कि विच ही एक्वायर, यानी जो नया पार्टनर 1/7 लेगा वो कैसे एक्वायर करेगा पुराने पार्टनर से, तो कह रहा है इक्वली फ्रॉम पी एंड क्यू। इक्वली का मतलब 1:1 में, यानी 1/2 पी सैक्रिफाइस करेगा सी के फेवर, आर के फेवर में, और क्यू भी जो है 1/2 वो भी क्या करेगा 1/2, यानी कि बराबर बराबर दोनों लोग क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं, किसके फेवर में, आर के फेवर में, ठीक है। अब यहाँ देखो लैंग्वेज बदल गई तो सोल्यूशन भी बदल जाएगा गाइस, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, सोल्यूशन में लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ न्यू एंड सैक्रिफाइसिंग। देखो सैक्रिफाइसिंग तो नहीं बोल रहा है यहाँ पे, लेकिन मैं फिर भी कैलकुलेट करके दिखा दूंगा आपको, कोई बात नहीं, ठीक है। आपका मन करे तो आप सिर्फ न्यू रेशियो निकालिए, कोई जबरदस्ती नहीं है। मतलब क्वेश्चन में अगर नया रेशियो बोला है तो नया रेशियो ही निकालिए, लेकिन मैं आपको दोनों निकाल के दिखाऊंगा। देखो पार्टनर में सबसे पहले पी क्यू आर, यानी जो पार्टनर है इंक्लूडिंग नया पार्टनर, सबका नाम लिखिए। इसके बाद ओल्ड रेशियो लिखिए, 4:3 था, यानी कि 4/7 3/7। अब इस बार क्वेश्चन को समझिए। कह रहा था कि जो नया पार्टनर है, नया पार्टनर कौन था, आर, और आर का शेयर कितना है, आर का शेयर कितना है गाइस, आर का शेयर था 1/7, और कह रहा था कि जो 1/7 है ना, ये पी और क्यू इसको सैक्रिफाइस करेंगे, या फिर ऐसे कह रहा था कि जो नया पार्टनर आर है ये एक्वायर करेगा अपना शेयर पुराने पार्टनर से, यानी कि पी एंड क्यू से, किस फॉर्म में, इक्वली। इक्वली का मतलब 1/2, हाँ। तो देखो यहाँ पे देखो सबसे पहले इस कॉलम में सैक्रिफाइस रेशियो वाला, अभी ये वाला कॉलम अभी छोड़ दो, ठीक है। यहाँ पे देखो जो नया पार्टनर आर, उसका शेयर कितना है 1/7, तो 1/7 का मतलब होता है मल्टीप्लाई, कितना, पी सैक्रिफाइस करेगा 1/2, तो 1/7 का 1/2 करेंगे 1/14 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो पी है वो 1/14 सैक्रिफाइस करेगा किसके फेवर में, आर के फेवर में, ठीक है। इसी तरीके से क्यू के बारे में भी कह रहा था, क्यू भी क्या करेगा, बराबर देगा, तो 1/7 का आधा ये भी देगा, आधा का मतलब 1/2, तो इसका भी कितना आ जाएगा 1/14, ठीक है। समझ में आ रहा, तो ये हो गया सैक्रिफाइस रेशियो, ठीक है। तो सैक्रिफाइस रेशियो देखो यहाँ लिखा ना 1:1 आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका नया रेशियो कैसे निकलेगा, ठीक है। तो देखो पी का अगर हम नया रेशियो निकालें तो देखो ये इसका एक फार्मूला बनेगा, क्या, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस, यानी पहले जो शेयर था पी का और उसमें से
उसमें से जो जितना शेयर सेक्रीफाइस कर दिया आर के फेवर में, अगर वो माइनस कर दिया जाए तो नया वाला आ जाएगा। देखो जैसे पी का ओल्ड रेशियो क्या था 4/7, इसमें से 1/14 वो सेक्रीफाइस कर दिया किसके फेवर में, आर के फेवर में। तो अगर 4/7 में से 1/14 को माइनस कर दिया जाए तो पी का नया रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इसका एलसीएम आ जाएगा 14, 7 दूना 14, 2 चौका 8, 14 एकन 14, 1 एकन 1, यानी कि 7/14 आ जाएगा। ये नया रेशियो हो गया पी का। इसी तरीके से क्यू का निकाल लेंगे। क्यू का पुराना रेशियो कितना था 3/7, इसमें से माइनस कर देंगे जितना सैक्रिफाइस कर दिया था, कितना किया था 1/14, तो ये आ जाएगा 6 - 1/14 यानी कि 5/14। ठीक है, 5/14 क्यू का आ गया कितना नया रेशियो। अब देखो, अब यहां देखो डिनोमिनेटर में 14 है, यहां भी 14 है, तो आर का भी डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो आर का जो शेयर था कितना था 1/7, तो इसको किस संख्या से मल्टीप्लाई किया जाए डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, जिससे कि डिनोमिनेटर कितना आ जाए 14 आ जाए। तो अगर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो इसका आ जाएगा 2/14। कितना आ जाएगा 2/14। तो इसका जो नया रेशियो बनेगा, ठीक है, वो बन जाएगा क्या 7 रेशियो पी क्यू आर का जो नया रेशियो बनेगा 7:5:2। चलो एक बार चेक करते हैं। ये जो रेशियो निकल के आया, इनका सम अगर डिनोमिनेटर के बराबर आ गया, इसका मतलब क्वेश्चन सही है। तो 7, 5, 12, 2, 14, देखो 14, ठीक है, डिनोमिनेटर सबका कितना था 14 था। ठीक है, और अगर आपको सैक्रिफाइस से पता करना हो तो भी पता चल जाएगा। देखो सैक्रिफाइस का कितना आ रहा 1:1, अगर दोनों को जोड़े कितना आएगा 1/14 प्लस 1/, देखो एक सेकंड, पी कितना सैक्रिफाइस कर रहा था 1/14 और क्यू कितना सैक्रिफाइस कर रहा था 1/14, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/14। और देखो यही इसका नया रेशियो, यही इसका गेनिंग है। सी जो गेन कर रहा, आर जो गेन कर रहा, वो कितना कर रहा 2/14, यानी सैक्रिफाइस गेनिंग के बराबर है। या फिर जो नया रेशियो है वो डिनोमिनेटर के बराबर है, जो नया रेशियो निकल के आया उसका सम डिनोमिनेटर के बराबर है। ठीक है, तो किसी भी तरीके से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का बी। इसमें कह रहा कि आर एंड यस शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, इनका पुराना रेशियो हो गया ओल्ड रेशियो। कह रहा दे एडमिटेड टी एज पार्टनर फॉर 1/4 शेयर विच विल बी बोर्न बाई, ठीक है, विच विल बी बोर्न बाई मतलब कि सैक्रिफाइस करेंगे आर एंड यस इक्वली, सेम जैसे पिछला वाला क्वेश्चन था। फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। ठीक है, तो देखो आप पहले इस तरीके से कॉलम बना लेंगे, पार्टनर आर यस और नया वाला पार्टनर कौन सा है टी। तो ओल्ड रेशियो कितना है आर का 3/5 और यस का 2/5, टी का तो अभी कुछ है नहीं। ठीक है, अच्छा जो टी है वो कितने शेयर के लिए रहा 1/4, तो 1/4 का आर कितना सैक्रिफाइस करेगा इक्वली, दोनों लोग मिलकर के करेंगे, मतलब 1:1 मतलब कि 1/2। तो ये 1/4 का 1/2 कर लेंगे 1/8 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यस भी कितना करेगा, सेम कर रहा था ना इक्वली, यानी कि 1:1 में, मतलब ये भी 1/2 करेगा। तो 1/4 का 1/2 यानी कि 1/8 इसका भी आ जाएगा। तो सैक्रिफाइसिंग आ गया 1:1, जो कि कैलकुलेट नहीं करना था, मैंने कैलकुलेट कर दिया फिर भी। अब देखो नया रेशियो कैसे निकलेगा, जो ओल्ड था उसमें से माइनस कर दे जो सैक्रिफाइस कर दिया। तो एक फार्मूला मैंने यहाँ पे बना दिया है। ठीक है, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइसिंग। तो ओल्ड रेशियो आर का कितना था 3/5, इसमें से 1/8 माइनस कर देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 19/40। ठीक है, इसी तरीके से यस का ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस करके कैलकुलेट कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 11/40 आ जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो 40-40 है, लेकिन इसका शेयर कितना था 1/4, तो इसका भी डिनोमिनेटर सेम करने के लिए ऊपर नीचे यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10/40 आ जाएगा। ठीक है, अब न्यूमरेटर इसका ले लीजिए, 19 इसका ले लीजिए, नया रेशियो क्या बन जाएगा 19, 11, 10। देखो यहाँ पे लिखा ना न्यू रेशियो ऑफ पी क्यू एंड आर, पी क्यू आर नहीं, इसको चेंज कर लीजिएगा नाम, 9, 19, 11, 10। एक बार चेक करो, 19 + 11 20 और 10 40, 19 + 11 कितना हो जाएगा, सॉरी 30 और +10 40, यानी डिनोमिनेटर के बराबर है। ठीक है, या फिर सैक्रिफाइस वाला चेक कर दीजिए, 1/8 + 1/8 2/8, और इसका भी कितना था, अच्छा 2/8। इसको जब आप सॉल्व करोगे, देखो 1/8 सैक्रिफाइस कर रहा था कौन आर, और 1/8 कौन कर रहा था यस, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 2/8 हो जाएगा। इसको अगर काट दे 2 1 जा 2 और इसको काट दे तो 2 4 जा 8। ठीक है, तो देखो 1/4 आया और इसका जो नया रेशियो कितना था, सॉरी हाँ नया रेशियो कितना था, यानी जो गेन कर रहा था वो 1/4 था, यानी सैक्रिफाइसिंग गेनिंग के बराबर है। ठीक है, इसका मतलब ये भी क्वेश्चन सही है। चलो इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का सी।
इसमें करा कि पी क्यू एंड आर वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ये ओल्ड रेशियो हो गया। दे एडमिटेड यस एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/8 शेयर इन द प्रॉफिट विच ही एक्वायर्ड 1/6। अब देखो यहाँ लैंग्वेज फिर से चेंज हो गई, 1/6 फ्रॉम पी। अब यहाँ देखो फ्रॉम वर्ड लिखा, फ्रॉम का मतलब होता है कि सैक्रिफाइस रेशियो ऑलरेडी दिया है, आपको कैलकुलेट नहीं करना है। याद रखना, मैंने क्या कहा, अगर कभी भी फ्रॉम वर्ड लिखा, फ्रॉम का मतलब सैक्रिफाइस रेशियो इज ऑलरेडी कैलकुलेटेड, ठीक है। और फिर कह रहा कि एंड 1/16 फ्रॉम क्यू, यानी सैक्रिफाइस इस क्वेश्चन में दिया है, बस आपको नया रेशियो निकालना है। बहुत ही सिंपल है। देखो आप सोल्यूशन में क्या करेंगे, ऊपर हेडिंग लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ न्यू एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देखो नाम लिख लेंगे पी क्यू आर और यस, ठीक है। पी क्यू आर ओल्ड पार्टनर है और यस नया पार्टनर है। पी क्यू आर का जो ओल्ड रेशियो 3/6, 2/6, 1/6। इस क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा था कि जो नया पार्टनर है यानी कि जो यस है, यस कितने शेयर के लिए आ रहा, 1/8 शेयर के लिए। एक सेकंड, यहाँ लिखा ना 1/8 शेयर के लिए आ रहा है। और ये जो 1/8 है ना, ये कैसे एक्वायर कर रहा है, तो कह रहा था कि पी जो है वो अपने शेयर से, अपने हिस्से में से 1/16 देगा। तो ये सैक्रिफाइस ऑलरेडी दिया हुआ है। क्यू भी कितना देगा, 1/16 देगा। एक बार चेक करते हैं, दोनों सेम था क्या, हाँ पी 1/16 और हाँ ठीक है, दोनों सेम यानी इक्वल रेशियो में सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो 1/16 यहाँ मैंने लिख लिया, यहाँ लिख लिया। आर कोई सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है, तो आर का जो पहले था वो अभी भी रहेगा, ठीक है। तो देखो सैक्रिफाइस रेशियो यहाँ पे दे दिया, अब हमको नया रेशियो आसानी से निकल जाएगा। पी का देखो ओल्ड रेशियो कितना था, 3/6। इसमें से वो कितना सैक्रिफाइस कर दिया यस के फेवर में, 1/16। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, इसका एलसीएम 48 हो जाएगा और 6 × 48, 8 × 24 -3 आ जाएगा 21/48, ठीक है। इसी तरीके से न्यू माइनस सैक्रिफाइस करके क्यू का निकाल लेंगे, 2/6 - 1/16, तो इसका आ जाएगा 13/48, ठीक है। और आर कोई भी सैक्रिफाइस नहीं कर रहा था, तो आर का जो पहले था वो अब भी रहेगा। बस खाली एक काम यहाँ पे करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर इसका 48 है, इसका भी 48 है, और आर का शेयर कितना था पहले 1/6, तो इसको भी 48, डिनोमिनेटर 48 बनाने के लिए ऊपर नीचे यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर 8 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 8/48। इसी तरीके से यस का जो शेयर था, यस का कितना शेयर था 1/8, इसका भी डिनोमिनेटर 48 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो इसका आ जाएगा 6/48, ठीक है। तो इस तरीके से पी क्यू आर यस का जो नया रेशियो आ जाएगा गाइज वो 21:13, 8:6 आ जाएगा। इन चारों का सम करेंगे तो इस डिनोमिनेटर के बराबर आ जाएगा, ठीक है। आइए एक बार चेक करते हैं आंसर क्या सेम आया है। अच्छा इसमें आंसर नहीं दिया था, आप चेक कर लीजिएगा, आपकी बुक में दिया होगा तो यही आंसर आएगा, ठीक है। 21:13, 8:6। तो गाइस आज की जो वीडियो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपको एडमिशन ऑफ अ पार्टनर से रिलेटेड जो थ्योरेटिकल बातें जो मैंने समझाई वो भी समझ में आई होंगी कि जब एक नया पार्टनर एडमिशन लेता है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या क्या हो सकता है, यानी एडमिशन कैसे ले सकता है। तो उसके लिए मैंने बताया कि सेक्शन 31 काम करता है, जिसमें सारे पार्टनर की कॉन्सेंट जरूरी होती है अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जब एक नया पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिशन लेता है तो पुराने पार्टनर के सामने क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है, और उन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है, सारी चीजें मैंने डिस्कशन की। और जो पहला टॉपिक था मैंने बताया था ना, जब एक नया पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिशन लेता है तो कौन कौन सी एडजस्टमेंट करनी होती है, तो वो भी मैंने आपको बताया। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। मतलब बेसिकली हम बात कर रहे थे कि टॉपिक टू बी कवर्ड इन दिस चैप्टर, कौन कौन से टॉपिक इस चैप्टर में कवर हैं, ठीक है। ये देखो, तो जब एक नया पार्टनर पार्टनरशिप में एडमिशन लेता है तो न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होता है। तो आज की इस वीडियो में हम अभी पहला टॉपिक ही डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है, जिसमें मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चन आपकी बुक का किया, ठीक है, पहला और दूसरा। अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं रेशियो से ही रिलेटेड, तो सारे क्वेश्चंस हम देखेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है इसलिए मैंने सिर्फ 2 ही क्वेश्चन लिया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, ठीक है। गाइस टेक केयर। और अगर वीडियो आपको मेरा समझ में आ रहा हो, आपका जो प्रीवियस नॉलेज है उसमें कुछ भी अगर इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, पहले जो भी नॉलेज था उसमें अगर थोड़ा सा भी एडिशन हो रहा है आपकी नॉलेज में, तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। और अगर किसी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन है, अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी उसको कोई भी कंफ्यूजन बनी रहती है, वैसे मैं पूरा 100% देता हूं, मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन होती होगी, लेकिन फिर भी
क्योंकि सबका IQ लेवल सेम नहीं होता। बहुत सारे बच्चों को एक बार में समझ में आ जाता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं आता। कोई बात नहीं, जिनको एक बार में नहीं समझ में आता, सबसे पहले उनको तो मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं हमेशा हर वीडियो में कि अगर आपको एक बार में मेरी वीडियो नहीं समझ में आती तो प्लीज दोबारा देखिए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अगर उसके बावजूद भी आपको क्लियर नहीं हो रहा तो प्लीज आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। और इसके पहले जो चैप्टर मैंने पढ़ाया था चेंज इन PSR, उसका भी वीडियो मैं, उसका प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है। तो उस चैप्टर को भी आप 1 बाय 1 सारी वीडियोस को आप देखिए, वहां से आप अपनी नोट्स बनाइए, ठीक है। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।